आफ्टरनून स्टूडेंट। नॉलेज एकेडमी साइंस कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे थे केमिस्ट्री का चैप्टर 9 चल रहा था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, इसके 11 लेक्चर हो गए थे, आज हमारा लेक्चर 12 है। ठीक है, और इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था आइसोमेरिज्म, और आइसोमेरिज्म हम लोग का कंप्लीट हो गया है। और इससे पहले जो भी टॉपिक कंप्लीट हुए हैं उनके टेस्ट जो है आपको जो है 1-2 दिन में आगे की क्लास में हम उसका लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। तो उसके टेस्ट का जो है लिंक आप लोग देख लोगे, वहाँ से आप टेस्ट दे सकते हो। इससे पहले जो भी हम लोगों ने पढ़ा उसके लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं आज किसकी। आज हम लोग बात करेंगे उपसहसंयोजन बहुफलक की, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन की बात करते हैं। तो देखिए क्या है ये कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। तो देखिए यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं बहुफलक। पहले समझिएगा क्या है ये बहुफलक। उपसहसंयोजन तो समझते ही हैं, बहुफलक को समझते हैं। देखिए फलक मतलब क्या होता है, एक सरफेस। ठीक है, एक फलक मतलब एक सरफेस। जैसे अगर हम आपसे पूछें कि बताइए घनाभ में कितने फलक होते हैं, ठीक है, तो आप क्या बताओगे कि सर घनाभ में 6 फलक होते हैं। तो 6 फलक क्या है, 6 सरफेस है उस घनाभ का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम वही बहुफलक की बात कर रहे हैं। तो बहुफलक सरफेसों को दिखाता है, और सरफेस पे यहाँ पर जो कहने का मतलब है यानी कि बहुत सारे सरफेस की बात हो रही है। और यानी कि अगर सिंपली समझें तो हम लोग जो कंपाउंड लेते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर की हम लोग बात करने जा रहे हैं। किसकी? स्ट्रक्चर की। यानी कि इसको आप समझिए कि ये बात हो रही है उसके स्ट्रक्चर की, कि वह किस तरह से व्यवस्थित होता है। कौन? तो उपसहसंयोजन यौगिक। ठीक है, और उसमें भी वो पार्ट जो कि क्या है, मेटल यानी कि धातु आयन है, सेंट्रल एटम है, और लिगेंड है। तो वो किस तरह व्यवस्थित होते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने कुछ फिगर आपको बना के दिए हैं, उनके नाम लिखे। यानी कि देखिए ये जो है इस तरह का फिगर, तो ये फिगर जो है क्या कहलाता है, ये फिगर चतुष्फलकीय कहलाता है। ठीक है, चतुष्फलकीय कहलाता है। इसमें क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं टेट्राहेड्रल। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक मेटल आयन जो है वो 4 लिगेंड से जुड़ा होता है। ठीक है, 4 लिगेंड से जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये होता है। तो ऐसी संरचना जब बनती है तो इसको हम क्या कहते हैं, चतुष्फलकीय या टेट्राहेड्रल। अगर वही क्या है कि एक मेटल एटम जो है, सेंट्रल एटम, वो क्या हो कि 4 बॉन्ड बनाए। ठीक है, और कैसे आकृति में, वर्गीय आकृति में, वर्ग की आकृति में। ठीक है, आयत जैसा दिख रहा है लेकिन ये वर्ग है, वर्ग की आकृति बनाता है। और इसके साथ भी क्या है कि 4 लिगेंड अगर जुड़े रहते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे वर्ग समतलीय। ठीक है बच्चों, देखिएगा आगे, यानी कि इस तरह की संरचना क्या कहलाती है, स्क्वायर प्लेनर वर्ग समतलीय। ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है DsP2। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इस तरह की संरचना की, यानी कि एक वर्ग, यानी कि जो वर्ग समतलीय संरचना थी वही है, उसी में 2 बॉन्ड और हमने बनाया, 2 लिगेंड और जोड़ दिए। तो ये कहलाता है अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल। और ये होता है D2sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन या sp3d2। तो देखिए हमने बात किसकी किसकी की, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन की। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन जो है ये आप लोग जानते होंगे कि क्या होता है, लेकिन तब भी हम एक बार हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन जो है वह इन ऑर्बिटलों की एनर्जियों का क्या है, एनर्जियों का वितरण है समान रूप से। यानी कि जैसे हम जानते हैं कि S, P, D और F ये हमारे क्या है, ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, और ये ऑर्बिटल्स जो है वह क्या है, एक एनर्जी लेवल है। ये एक जो है एनर्जी लेवल है, ये बात हम लोग जानते हैं। और इस एनर्जी लेवल की अगर हम बात करें
तो ये एनर्जी लेवल S से F की ओर बढ़ता है, ठीक है, S से F की ओर बढ़ता है, ठीक है, यानी कि S का कम होगा और F का ज़्यादा होगा, ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो अब क्या बात हो रही है कि ये जो एनर्जी लेवल है, ये SPDF, ये सब क्या होते हैं कि आपस में इनकी एनर्जी मिल जाती है, ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी किनकी है, अणुओं की, सॉरी परमाणुओं की, ये एनर्जी है परमाणुओं की। लेकिन यही परमाणु जब क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं, तो इनकी एनर्जी आपस में मिक्स होती है, ठीक है, यानी कि मान लीजिए जब एक जो है S और 3 P ऑर्बिटल्स मिलते हैं, ठीक है, तो टोटल कितने ऑर्बिटल्स मिल गए, टोटल 4 ऑर्बिटल्स मिल गए, और ये 4 ऑर्बिटल्स जो है मिलकर जो है क्या करेंगे, 4 ऑर्बिटल बनाएंगे। तो अब जो नया 4 ऑर्बिटल बनेगा वो क्या बनेगा, sp3 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 sp3, यानी कि अब उनके जो एनर्जी जो है वो sp3 और sp3 के बराबर है, ठीक है, बात समझ में आई बच्चों, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है ये हो गई अणुओं के एक ऑर्बिटल की, यानी कि ये sp3 एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल है, लेकिन ये एक ऑर्बिटल किसका है, अणु का, और यहाँ पर एक S जो हमने लिया था तो ये ऑर्बिटल था किसका, तो परमाणु का। तो बात समझ गए होंगे, 3 P ऑर्बिटल्स लिए थे तो ये किसके थे, परमाणु के। तो बात कुछ समझ में आ रही है। तो इस तरह से क्या होता है, जब अलग अलग ऑर्बिटल्स की एनर्जियाँ मिलती हैं और मिलकर समान रूप से बट जाती हैं, तो यही प्रक्रिया कहलाती है हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि ऑर्बिटल्स की ऊर्जाओं का मिश्रित होकर समान रूप से बट जाना, वही क्या कहलाता है, हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि प्रसंकरण, ठीक है। और इसमें होता क्या है कि जिसकी एनर्जी कम होती है उसकी एनर्जी थोड़ी बढ़ जाती है, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है उसकी थोड़ी कम हो जाती है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर, देखिए जैसे समझिएगा इसको क्या बताना चाह रहे हैं। जैसे हम बात करें, मान लीजिए कि जब हम एनर्जी लेवल की बात करते हैं तो यहाँ पर हम बात मान लीजिए ऊपर क्यों जा रहे हैं, ये एनर्जी लेवल है, यहाँ पर जो है S की एनर्जी है मान लीजिए, और यहाँ पे P की एनर्जी है, ठीक है, P ऑर्बिटल की। अब क्या होगा कि S से ज़्यादा P की एनर्जी है, तो जब ये दोनों का मिक्सअप होगा, दोनों मिलेंगे, तो ये इसकी एनर्जी थोड़ी सी घट जाएगी और इसकी एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, और ये दोनों कहाँ चले आएंगे, बीच में। टोटल कितने ऑर्बिटल, 4, इस तरह से, ठीक है। ये 3 ऑर्बिटल 3 P थे और एक S था, दोनों मिलकर 4 जो है वो क्या बन गए, sp3 कहलाएंगे, यानी कि एक ऑर्बिटल एक sp3। इसी तरह से टोटल 1 2 3 4 sp3 ऑर्बिटल्स। तो ये sp3 ऑर्बिटल्स किसके हैं बच्चों, ये अणु के हैं, और ये P था किसका, परमाणु का, ये S किसका था, ये भी परमाणु का। तो ये परमाणु के ऑर्बिटल्स हैं और ये sp3 अणु के ऑर्बिटल्स हैं। तो अब बात समझ में आ गई होगी। तो यही है प्रसंकरण, ठीक है। तो ये प्रसंकरण होता है sp3 जैसा भी होता है, dsp2 टाइप का होता है, sp3d2 या d2sp3 टाइप का होता है। तो अलग अलग तरह के होते हैं, और इनसे जो है पता चलता है कि आकृति जो है उस कंपाउंड की कैसी होगी। जैसे sp3 है तो हम कह सकते हैं कि ये चतुष्फलकीय ही होगा, ऐसा नहीं कि sp3 को हम कह देंगे वर्ग समतलीय होगा। जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा तो ये चतुष्फलकीय ही होगा, जब dsp2 होगा तो वर्ग समतलीय ही होगा, अगर d2sp3 है तो अष्टफलकीय होगा, या sp3d2 भी है तो ये अष्टफलकीय ही होगा। तो इस तरह से हम लोग जो है ये संरचना बता पाते हैं किसकी मदद से, तो इसके हाइब्रिडाइजेशन की मदद से। तो अब हमें
क्या सीखना है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है। तो बच्चों हम आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने से पहले दो और स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में बताएंगे। देखिए स्ट्रक्चर्स बहुत सारे हैं, लेकिन अभी हम उन्हीं स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं जिन स्ट्रक्चर्स को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, जिसका उपयोग इन चैप्टर में यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होता है। तो इसीलिए यहाँ पर टोटल हम आपको 5 स्ट्रक्चर बताएंगे और अभी आपको इन्हीं 5 स्ट्रक्चर पे फोकस करना है, इन्हीं 5 स्ट्रक्चर को सीखना है। तो सीखना क्या है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका नाम क्या होता है और उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ये आपको मेमोराइज करना होगा। ठीक है, वैसे देख के नाम से पता चल जाता है टेट्राहेड्रल यानी कि 4 हेड टाइप के होते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 ऐसे याद रह जाता है। वर्ग समतली बोला तो यानी कि हमें एक वर्ग बनाना है और वो भी कहाँ, एक ही समतल में बनाना है। तो याद रहेगा कि एक ही समतल में हमें एक वर्ग बनाना है। ठीक है, और वर्ग बनाएंगे तो 4 कॉर्नर्स होंगे, उन्हीं 4 कॉर्नर्स पे 4 लिगेंड जोड़ देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद यहाँ पर जब बात करेंगे अष्टफलकीय की तो 8 फलक होंगे। तो 8 फलक ये बनेंगे कैसे, तो यहाँ पर हमें एक वर्ग बना लेना है और एक ऊपर और एक नीचे हमें 2 लिगेंड और जोड़ देने हैं। तो इस तरह से ये अष्टफलकीय हो जाएगा। इनका हाइब्रिडाइजेशन हमें याद रखना है sp3 यानी कि चतुष्फलकीय, dsp2 यानी कि वर्ग समतलीय और d2sp3 यानी कि अष्टफलकीय और sp3d2 तब भी ये अष्टफलकीय। तो ये हमें याद रखना होगा। ठीक है, और हम सीखेंगे कंपाउंड को देखकर, ठीक है, ये सीखेंगे कि उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कंपाउंड को देखेंगे और हम बता देंगे अच्छा इसका हाइब्रिडाइजेशन ये नहीं, हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखना होगा कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन अगर आप निकाल लेते हो तो आपको पता चल जाएगा कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले हमारे पास 2 स्ट्रक्चर और हैं, उनको भी देख लेते हैं और ये आपको समझ में आ गया होगा हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो चलिए इसको फिगर बना लीजिए। ठीक है, ये जितना बताया अभी उतना काम कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे ये चौथा स्ट्रक्चर है और ये 5वां स्ट्रक्चर है। चौथा स्ट्रक्चर ये वर्ग पिरामिडल का है और 5वां स्ट्रक्चर जो है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का है और इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है d2sp3 और sp3d2 और इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d। ठीक है, अब बात यहाँ पे आती है बच्चों कि आप कहोगे सर d2sp3 और sp3d2 तो पिछले जो है स्ट्रक्चर में भी हम लोग ने देखा था और पिछले स्ट्रक्चर में वो क्या था, ऑक्टाहेड्रल था। ठीक है, और अब यहाँ पर भाई ये कैसे वर्ग पिरामिडल हो गया, हो सकता है आपके मन में ये सवाल आए। तो बच्चों क्लियर हम कर देते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक चीज और यहाँ पर लिख रखी है, इस पर हमें ध्यान देना है। क्या होगा कि जब कोई सेंट्रल एटम बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, तो वो 5 लिगेंड के साथ ही बॉन्ड बना पाएगा, यानी कि उससे सिर्फ 5 लिगेंड ही जुड़ेंगे और उसके पास एक लोन पेयर बचा रह जाएगा। क्या बचा रह जाएगा, एक लोन पेयर। तो अगर उसके पास एक लोन पेयर है, ये है लोन पेयर, और हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि लोन पेयर क्या होता है। तो वही है कि एक लोन पेयर जो बचा रह जाएगा, तब हम इसको जो कहेंगे, इसके स्ट्रक्चर को वो क्या कहेंगे, वर्ग पिरामिडल। ठीक है, तो बात क्लियर हो गई होगी कि हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 ही आएगा या sp3d2 ही आएगा, लेकिन इसके पास एक लोन पेयर बचा रह जाएगा तो हम इसको कहेंगे वर्ग पिरामिडल, यानी कि जो कंपाउंड है उसकी संरचना वर्ग पिरामिडल होगी। ठीक है, और अगर लोन पेयर नहीं है तो उसकी संरचना ऑक्टाहेड्रल होगी। इस हाइब्रिडाइजेशन के आने के बाद हमें चेक करना है कि लोन पेयर है या नहीं है और लिगेंडों की संख्या कितनी है। अगर 6 लिगेंड है तो हम समझ जाएंगे कि लोन पेयर नहीं होगा और 6 बॉन्ड बनेंगे, यानी कि इसकी संरचना ऑक्टाहेड्रल होगी। लेकिन अगर हमारे पास लिगेंड की संख्या कितनी हुई, लिगेंड की संख्या अगर हमारे पास
5 हुई, ठीक है, तो हम समझ जाएंगे कि जरूर इसके पास कहीं ना कहीं एक लोन पेयर होगा, ठीक है। तो इसकी संरचना बनेगी कैसी, वर्ग पिरामिडल। लेकिन हमें ध्यान रखना है क्योंकि 5 लिगेंड इसके पास भी हैं, इसीलिए ये चीज हम तब चेक करेंगे लिगेंड की संख्या को जब हमें पहले हाइब्रिडाइजेशन मिल जाएगा तब, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। तो चलिए, तो ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रक्चर आपको मेमोराइज करना है, ठीक है बच्चों, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन हम लोग निकालना सीखेंगे, और हाइब्रिडाइजेशन निकल गया तो किसी भी कंपाउंड के बारे में हम बता सकते हैं कि उसकी संरचना कैसी होगी, ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग ये सीखना कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। चलिए तो देखते हैं आगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारे पास एक कंपाउंड है CONH3 होल 3+, और इसका हमें क्या क्या बताना है, इसका हमें स्ट्रक्चर बताना है, इसका हमें हाइब्रिडाइजेशन बताना है, और क्या बताना है, इसका हमें मैग्नेटिक बिहेवियर बताना है, मैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है। ये इतनी सारी चीजें बतानी है, ठीक है, यानी कि संरचना, संकरण और चुंबकीय प्रकृति, ठीक है, चुंबकीय व्यवहार, कि ये चुंबकीय व्यवहार में क्या होगा, हमने आपको बताया था कि चुंबकीय व्यवहार की अगर बात करें तो कितने तरह से कोई भी कंपाउंड अपना चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो वो होते हैं प्रतिचुंबकीय, उसके बाद होते हैं अनुचुंबकीय, और उसके बाद होते हैं लौह चुंबकीय, ठीक है। तो इस तरह से मैग्नेटिक बिहेवियर हो गया। हाइब्रिडाइजेशन हमने बताया था आपको क्या क्या हो सकते हैं, sp3 हो सकता है, dsp2 हो सकता है, sp3d हो सकता है, d2sp3 हो सकता है, sp3d2 हो सकता है। इन दोनों के केस में दो तरह के, एक तो ऑक्टाहेड्रल, देख लीजिए एक बार, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। एक के केस में, इन दोनों के केस में तो ऑक्टाहेड्रल होगा, या क्या होगा, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। ये कब होगा, ऑक्टाहेड्रल जब 6 बॉन्ड बनेंगे, 6 बॉन्ड बनेंगे किसके साथ, लिगेंड के साथ। स्क्वायर पिरामिडल कब होगा, जब 5 बॉन्ड बनेंगे लिगेंड के साथ और एक लोन पेयर होगा, एक क्या होगा, लोन पेयर। तो ये स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। इसकी बात कब की थी हमने, इसकी बात की थी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में, बाई पिरामिडल, ठीक है, कुछ याद आ रहा होगा। dsp2 की हमने बात की थी स्क्वायर प्लेनर के केस में, ठीक है, और sp3 की बात की थी हमने टेट्राहेड्रल के केस में, ठीक है। चलिए ये भी रिवाइज हो गया थोड़ा सा। और इसी में स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ये तो हमने जो बताया, इसको स्ट्रक्चर्स के बारे में ही तो हमने बता दिया, ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स ही हैं। तो इस तरह से ऐसे हम लोग क्या करेंगे, कंपाउंड के बारे में बताएंगे, और देखिए कैसे हम बता पाएंगे, पता लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है वो देखिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसका जो सेंट्रल एटम है ना वो ले लेना है, ठीक है। यहाँ पे देख लो ना, सेंट्रल एटम कौन है, ये CO सेंट्रल एटम है ना, तो CO ले लेंगे, ठीक है, CO ले लिए। और क्या करना है भाई, ठीक है, ये CO ले लिए, इसका हमें एटॉमिक नंबर लिख लेना है। तो CO का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 27, ये आपको याद रहना चाहिए, तो याद कर लीजिए 27 होता है CO का एटॉमिक नंबर, ठीक है। उसके बाद
क्या करेंगे हम लोग, ध्यान रखिएगा, इसका हम लोग लिख लेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कैसे लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन से लेंगे, आर्गन, ठीक है, उसके बाद 3d7 4s2, ठीक है। इसमें क्या करना है हमें, इसका जो है आर्गन के बाद जो स्ट्रक्चर होता है वो हमें बना लेना है इस तरह से। देखिए डी में कितने ऑर्बिटल्स, 5 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5, ये 3d है। फिर हमें क्या बना लेना है, 4s बना लेना है। 4s है तो 4p भी हम बना सकते हैं, तो 4p एक अपने मन से हम लोग बना लेंगे जो कि खाली है, 4p में नहीं है किसमें किसमें, इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पर जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और एरो के थ्रू हम लोग इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे फिलिंग होगी, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो गई है, ठीक है। और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो 1 एंड 2, तो इस तरह से फिलिंग हो गई। तो ये तो CO2 7 यानी कि 27 की हो गई। लेकिन यहाँ पर क्या कोबाल्ट जो है वो अपने एटॉमिक फॉर्म में है क्या, ठीक है, एटॉमिक फॉर्म में है क्या, नहीं, ये अपने एटॉमिक फॉर्म में नहीं है, ये किस फॉर्म में है, ये आयनिक फॉर्म में है, ठीक है, किस फॉर्म में है, आयनिक फॉर्म में। तो हमें ये देखना होगा कि कोबाल्ट जो है वो आयनिक फॉर्म में कितना है। तो चलिए देखते हैं आयनिक फॉर्म में कितना है। तो हम लोग पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अब निकालेंगे, यानी कि फर्स्ट स्टेप में पहले हमने खुद लिख लिया उसके बारे में जो जानते थे, और यहाँ पे लिख लेते हैं 40। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट रफ में निकाल लेंगे। तो चलिए कैसे निकालते थे ऑक्सीडेशन स्टेट, CO को X मानते थे, प्लस NH3 का कितना होता है, यानी कि जो लिगेंड है उसका कितना होता है, जो भी होता है वो हम लोग ले लेते हैं, उसकी संख्या से गुना कर देते हैं, और फिर बराबर में जितना इसके ऊपर होता है वो लिख देते हैं। तो प्लस का 3 है, ठीक है। NH3 का जानते हैं 0 होता है आवेश, तो 0 आवेश लिखना है बच्चों, ध्यान रखना, यहाँ पे आवेश लिखना है, न्यूट्रल होता है, उदासीन, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। तो ये हो गया X बराबर प्लस का 3। तो कोबाल्ट के ऊपर यानी कि +3 आवेश है, यानी कि +3 का मतलब क्या, तो किसी भी एटम के ऊपर प्लस का आवेश कब आता है, जब उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो 1 प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं 2 प्लस, 3 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो 3 प्लस। तो यहाँ 3 प्लस का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे तो 27 से कितना हो जाएगा बच्चों, बताइएगा जरा। तो ये हो जाएगा 24। अब 24 जो है, अब बताइए जो इलेक्ट्रॉन निकले 3 इलेक्ट्रॉन वो कहाँ से निकले होंगे, आप जरा सोचिए। तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि सबसे बाहरी कक्षा कौन सी है, चौथी कक्षा, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले इसमें से निकल गए होंगे, ठीक है। और इसमें से कितने, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकले, ठीक है। तब ना जाके टोटल कितने इलेक्ट्रॉन निकले, 3 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इसमें से 2 इसमें से, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन किसके पास है अब, यानी कि अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो ये हो गया आर्गन, और 3d6 और 4s 0 हो गया ना, ठीक है। और अब जो है इसको मिटा दें, इसको रफ में करना है। चलिए तो देखिए अब क्या करना है भाई, 3d6 है, पहले 3d ऑर्बिटल्स बना लेते हैं। ये 3d ऑर्बिटल्स हो गए, ये 4s हो गया, और ये 4p हो गया। अभी काम नहीं है लेकिन उसको बनाएंगे अभी काम आएगा। इसमें कितने, 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, हो गया कंप्लीट। तो ये तो स्ट्रक्चर बन गया CO3 + 24 का। अब क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए इस CO के साथ क्या जुड़ा हुआ है, NH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जो NH3 है वो क्या करेगा कि उसे अब क्या चाहिए, बॉन्ड बनाना है, किसके साथ, तो कोबाल्ट के साथ। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि बॉन्ड कैसे बनता है,
इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो बॉन्ड बनेगा, ठीक है, यानी कि ए का एक इलेक्ट्रॉन और बी का एक इलेक्ट्रॉन ऐसे शेयरिंग होती है तब। लेकिन हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ होने क्या जा रहा है, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनने जा रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता कैसे है, अपना ही दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन दे देता है ए, इसको बी को दे देता है, और फिर उसी इलेक्ट्रॉन के साथ तब क्या होती है बच्चों, साझेदारी होती है, ठीक है। और तब जाकर के इस तरह से जो बनता है वो बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, ये बना क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड की ही बात हो रही है, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेंट्रल एटम और लिगेंड के बीच ही बनता है। तो यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर हमें लिगेंड के लिए, ठीक है, ये पूरा ऑर्बिटल जो है वो खाली चाहिए, ठीक है, यानी कि ये पूरा ये जो ऑर्बिटल है ना, ये पूरा और खाली ऑर्बिटल चाहिए, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल नहीं चाहिए, ये खाली ऑर्बिटल चाहिए। तो इसके लिए अब क्या होगा कि भाई यहाँ पर हम देख रहे हैं कंपाउंड के अनुसार कि कोबाल्ट के साथ 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो 6 लिगेंड के लिए हमें, यानी कि एक लिगेंड के लिए एक बॉक्स, यानी कि 6 लिगेंड के लिए हमें 6 ऑर्बिटल्स चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमको दिख रहे हैं कि 4 ही ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। अब कहोगे सर 4D बना दो, तो ऐसा हम लोग करेंगे जरूरत पड़ने पर, लेकिन अभी यहाँ पर हम लिगेंड का नेचर चेक करेंगे, क्योंकि लिगेंड का नेचर भी वो क्या रखता है, मायने रखता है। तो हम बात करें लिगेंड के नेचर की, तो NH3 जो है ये एक क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड कहलाता है, मतलब उतना ज़्यादा भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन स्ट्रॉन्ग लिगेंड की कैटेगरी में आता है, ठीक है। ये जरूरत पड़ने पर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कराता है, क्या कराता है, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग, ध्यान रखिएगा, शिफ्टिंग करना मतलब घसकाना, इलेक्ट्रॉन को घसका देता है, ठीक है, उसके ऑर्बिटल में, ठीक है। तो चलिए, तो घसकाने की बात कर रहा है, यानी कि जब हमने देखा NH3 है तो ये इलेक्ट्रॉन को घसकाएगा, तो भाई इलेक्ट्रॉन घसकने की स्थिति में है, तो जहां भी घसकने की स्थिति में तो वहां घसकेंगे। तो जैसे यहाँ पर देखिए ये इलेक्ट्रॉन ना, इसको धकेलेगा ये, तो भाई ये तो दो ऑर्बिटल, इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। लेकिन जब ये इसको इधर घसकाएगा ना, शिफ्ट करेगा, तो ये उठ करके इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो इसमें चले आएंगे और इसका इलेक्ट्रॉन इसमें चले आएंगे, तो ये शिफ्टिंग हो जाएगी। तो यही शिफ्टिंग जो होगी इलेक्ट्रॉनों की, ठीक है, किसके कारण, NH3 के कारण, यानी कि लिगेंड के कारण जो है शिफ्टिंग होगी, ठीक है, लिगेंड के कारण क्या होगी, शिफ्टिंग होगी जरूरत के अनुसार, ये ध्यान रखिएगा, यानी कि शिफ्टिंग की जरूरत अगर है तो शिफ्टिंग होगी लिगेंड के कारण, और जरूरत नहीं है तो शिफ्टिंग नहीं होगी। ऐसा नहीं कि हमेशा शिफ्टिंग करा ही देना है, जरूरत होगी तो शिफ्टिंग होगी, जरूरत नहीं होगी तो शिफ्टिंग नहीं होगी। तो देखिए जब ये इधर शिफ्ट होके आ जाएगा, ये इधर शिफ्ट होके आ जाएगा, तो ये 2 खाली हो जाएंगे ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल ये, 4 ऑर्बिटल ये, टोटल कितने ऑर्बिटल, 6 ऑर्बिटल, तो 6 ऑर्बिटल तो चाहिए हमें, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, प्रसंकरण। तो क्या होगा कि भाई CO+3 का प्रसंकरण अवस्था, ठीक है। तो जब प्रसंकरण अवस्था होगा तो शिफ्टिंग के साथ होगा, और ये जो बन जाएगा तो इसको हम गैटिलियड बना देते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो ये हो गया 3D, ठीक है। और इसमें देखिए 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले से थे, अब ये इसमें एक था, एक इसमें था, और इसमें वाला यानी कि ये वाला एक इधर गया तो इसमें 2 हो गए, ये वाला एक इधर आया इसमें 2 हो गए। और हमेशा ध्यान रखना बच्चों, ऐसा नहीं कि सीधा सीधा है तो सीधा सीधा ही शिफ्ट हो जाएगा, नहीं, हमेशा ध्यान रखना कि एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं,
और दोनों के डायरेक्शन हमेशा अपोजिट रहेंगे, कभी भी दोनों एक ही डायरेक्शन में नहीं हो सकते, भले वो इलेक्ट्रॉन बाहर से ही क्यों ना आए, पहले से मौजूद हो या बाहर से इलेक्ट्रॉन आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो दोनों अलग दिशाओं में ही घूमेंगे, इसलिए दोनों का एरो अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से बन गया, ये आपका 4s है, ये 3d हो गया, ये 4s और ये 4p। ठीक है, तो ये 4p हो गया। और इस तरह से ये जो प्रसंकरण हुआ, ये कौन सा प्रसंकरण हुआ, देखिए d के कितने हैं, ये d के 2 है ना, तो d2 हो गया, एक s है और 3 p है। ठीक है, p के 3, तो ये क्या कहलाया, dsp3। तो यही प्रसंकरण कहलाया dsp3 कंबाइंड रूप में, d2sp3 ये कहलाया। अब d2sp3 है, देखिए बात समझिएगा जरा, प्रसंकरण कौन सा हुआ, d2sp3। और d2sp3 अगर होता है तो बताइए कि प्रसंकरण, देखिए निकल गया, यही हमारा क्या प्रसंकरण था, d2sp3, यही हमें बताना था। तो ये d2sp3 प्रसंकरण की अवस्था है, तो संरचना क्या होगी, तो संरचना दो तरह की हो सकती है, या तो संरचना ऑक्टाहेड्रल हो सकती है, ध्यान रखिएगा, या संरचना क्या हो सकती है, स्क्वायर पिरामिडल, यही दोनों हो सकती है। लेकिन अब आप कंफर्म कैसे करोगे कि कौन सी है, ऑक्टाहेड्रल है या स्क्वायर पिरामिडल है, तो इसे आप कंफर्म कर सकते हो किसके माध्यम से, तो यहाँ पर जुड़ने वाले लिगेंड की संख्या के माध्यम से। तो देखिए कितने लिगेंड जुड़ रहे हैं, 6 लिगेंड जुड़ रहे हैं, यानी कि 6 बॉन्ड बन रहे हैं, 6 लिगेंड जुड़ेंगे तभी जब 6 बॉन्ड बनेंगे, तो 6 बॉन्ड बन रहा है, इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये कौन सा है, ऑक्टाहेड्रल है, यानी कि ये सही है, ऑक्टाहेड्रल बनेगा, और ये स्ट्रक्चर नहीं होगा, ये गलत हो गया। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम जो है क्या क्या निकाल सकते हैं, प्रसंकरण निकाल सकते हैं, यानी कि प्रसंकरण निकालना जो है हमें सीखना है। प्रसंकरण निकल गया तो हम जो है संरचना बता सकते हैं। और अब बच गया क्या, चुंबकीय प्रकृति, चुंबकीय प्रकृति बच गया। ठीक है, तो चुंबकीय प्रकृति, मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे बताएंगे, तो उसके लिए हमें ये देखना होगा कि जब शिफ्टिंग हुई तो शिफ्टिंग होने के बाद, यहाँ पर देखना है, तो ध्यान दीजिएगा, कहाँ पे देखना है, देखिए यहाँ पर देखना है, शिफ्टिंग के बाद, यानी कि प्रसंकरण अवस्था में हमें देखना है, ये प्रसंकरण की अवस्था है ना ये, तो इस प्रसंकरण की अवस्था में हमें देखना है कि यहाँ पर शिफ्टिंग के बाद जो इलेक्ट्रॉन है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं। किसकी बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ध्यान रखिए होंगे, तो ये कैसा होगा, ये होगा अनुचुंबकीय। कैसा होगा, अनुचुंबकीय प्रकृति इसकी। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा, तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, प्रतिचुंबकीय। तो यहां से अब चुंबकीय प्रकृति के बारे में पता चल गया। एक चीज और बताते हैं जहां से प्रश्न बनता है, हमें इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को देखना है, और इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से हम रंग के बारे में भी बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं रंग के बारे में, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो रंग जो है, यानी कि वो रंगीन होगा, रंगीन होगा, यानी कि अनुचुंबकीय के साथ साथ वो क्या होगा, रंगीन होगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो ये प्रतिचुंबकीय के साथ साथ क्या होगा, रंगहीन होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, तो आशा करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए, तो आज हम लोग यहीं रहने देंगे अपनी क्लास को, ठीक है, और कल एक एग्जाम्पल और देखेंगे, उसमें भी फिर से इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे और देखेंगे कि कैसे जो है हम उसका प्रसंकरण बता पाते हैं, साथ में
उसकी चुंबकीय प्रकृति को बता पाते हैं और उसकी संरचना को बता पाते हैं और उसके रंगीन होने और ना होने के बारे में बता सकते हैं। तो इन सब चीज़ों की जानकारी हमें इस कंसेप्ट से मिलेगी और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से आपको समझना है क्योंकि इससे बहुत सारे मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी से बनते हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ यानी कि पूरा कंसेप्ट जो है इस चैप्टर का वो यही छुपा हुआ है और इसमें समझने की चीज़ें हैं और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं समझिएगा बच्चों जरा। एक क्वेश्चन बनता है कि भाई प्रसंकरण बताइए, इस कंपाउंड में जो सेंट्रल एटम है उसका प्रसंकरण बताइए, ऐसे क्वेश्चन बनता है। पूछ देगा कि ये कंपाउंड जो है रंगहीन है या रंगीन है। पूछ देगा ये कंपाउंड जो है अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है, यानी कि इसका चुंबकीय व्यवहार कैसा है। ये पूछ देगा कि इस कंपाउंड की संरचना कैसी होती है। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से आपको समझना है। इस टॉपिक में हम कल फिर से बात करेंगे अगली क्लास में अपने, यानी कि ठीक है। तो आज के लिए इतना ही देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। और बच्चों अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ बने रहें नॉलेज एकेडमी में। ओके, धन्यवाद।